हाँ, ठीक है। हम लोगों की जो प्रेजेंटेशन चल रही है उसमें आज वीरेंद्र कुमार का नंबर है, और आप अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी पीपीटी को शेयर करते हुए अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। ठीक। ये टॉपिक शायद किसी ने, मुझे लगता है, प्रेजेंट किया था क्या पहले? सर मैंने किया था, अच्छा लक्ष्मी। अच्छा अच्छा, ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। जैसा कि यह टॉपिक पहले भी लक्ष्मी मैम ने पढ़ाया है, तो आज हम भी वही टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हैं। टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस एंड डिसीजन मेकिंग। संगठनात्मक अनुपालन और निर्णयन प्रक्रिया कहते हैं, या निर्णय निर्माण भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम विषय वस्तु पर जाते हैं। तो देखते हैं, हमें देखना है प्रशासन क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन, उसके कार्य, फिर कार्मिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन के लाभ, शासन और प्रशासन क्या होता है, प्रशासन और प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन की क्या क्या तकनीक होती है। फिर उसमें हम संगठन देखेंगे, फिर संगठन के दो प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। फिर हम आएंगे कंप्लायंस, आदेशानुपालन या अ, अनुपालन, आदेशानुपालन या अनुपालन भी बोलते हैं इसको। फिर संगठनात्मक अनुपालन, फिर उसके अंग होते हैं सत्ता और कार्य संलग्नता, उसको देखेंगे। फिर आदेशानुपालन की संरचना के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। फिर हम आएंगे डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया या निर्णय निर्माण में। फिर उसकी विशेषता, प्रकार, फिर निर्णय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार कार्य करती है, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं उसको देखेंगे। फिर प्रभावी निर्णय हेतु क्या क्या सुझाव, कि हम किस प्रकार से एक जो निर्णय लेते हैं उसको प्रभावी बनाया जा सके। फिर निर्णय प्रक्रिया में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, अध्यापक कहाँ कहाँ निर्णय लेते हैं। फिर उसके बाद छात्र कहाँ कहाँ निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रशासन क्या होता है। प्रशासन से आशय होता है, प्रशासन एक अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से बना है, जिसका जो कि लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड एड प्लस एडमिनिस्ट्रायर से बना होता है, जिसका अर्थ होता है टू सर्व या टू मैनेज, अर्थात सेवा करना या व्यवस्थित करना। तो हम लोग जब भी प्रशासन की बात करते हैं तो देखते हैं कि हम ऐसी संगठन की ऐसी इकाई से होता है कि जहाँ पर हम कुछ चीज़ें मैनेज करते हैं, या फिर हम जो भी नियम बनाया जाता है उसको लागू करवाने की प्रक्रिया ही प्रशासन कहलाती है। जो कुछ नियम बनाए जाते हैं ऊपर से या उच्च अधिकारियों द्वारा, उसे हम निचले स्तर तक लाने के लिए प्रशासन, उसी को हम प्रशासन कहते हैं। प्रशासन जो है संस्कृत भाषा के प्रशासता शब्द से भी बना है, जिसका अर्थ होता है शासन या निर्देश देना। प्रशासता शब्द संस्कृत भाषा से बना है। यह जब
यह शब्द जब गुप्त काल और मौर्य काल में ही इस शब्द का उद्भव हुआ था। उस समय प्रशासता जो बड़े बड़े यज्ञ कराए जाते थे, तो उसमें जो उच्च लेवल का पुजारी होता था, वह छोटे जो पुजारी होते थे, छोटे छोटे कार्यकर्ता होते थे, उसे वह निर्देशित करता था और उसे वह निर्देश देता था, जो भी आदेश देता था। तो छोटे छोटे जो पुजारी या कर्मचारी होते थे तो उसकी बात मानते थे, और जो भी कार्य होता था या सामान इकट्ठा करना होता था उस यज्ञ को पूरा करने के लिए, तो उसे वो लोग पूरा करते थे। तो वहीं से प्रशासता शब्द उत्पन्न हुआ, और तभी से वहीं से प्रशासता से प्रशासन बना, कि जो भी उच्च स्तर का जो व्यक्ति है या अधिकारी होते हैं, या जो व्यक्ति किसी संगठन में, वह एक दूसरे को निर्देशित करते हैं। जो भी कार्य होता है उसे एक निश्चित समय में और निश्चित समय में, और जो भी हमारे पास संसाधन है उसे सही तरह से उपयोग करके हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं उसे प्रशासन के अंतर्गत ही रखा जाता है। इसमें वैज्ञानिक थे एल.डी. वाइट। उन्होंने कहा, उनके अनुसार किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण की कला ही प्रशासन। इससे आशा है कि जो अ, किसी भी संगठन का एक उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसमें कुछ आदमी होंगे, और जब मनुष्य होंगे तो उन्हें निर्देशित निर्देशित किया जाएगा, और उनमें समन्वय हो, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करे, और नियंत्रण की जो भी हो नियंत्रित हो, जो भी उनमें काम बटा हो तो वह नियंत्रित एक सही ढंग से कार्य करे, और इसी को जो कराने की कला है वही प्रशासन कहलाता है। लूथर गुलिक हुए वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से है, कि जो हम उद्देश्य बनाए हैं उसे हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, और जो भी उद्देश्य है उसे किस प्रकार प्राप्त करेंगे, उसके लिए जो भी हम क्रिया करवाते हैं दूसरे के द्वारा, वही हमारा क्या है, प्रशासन है। और प्रशासन को लूथर गुलिक ने प्रशासन के 7 तत्व बताए हैं, जो कि पोस्ट कार्व के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि जो भी हमारा प्रशासन है इन्हीं 7 तत्वों में ही निहित होता है। यह पूरे प्रशासन का सार होता है। इसी के द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं इन्हीं 7 तत्वों के द्वारा ही करते हैं। तो फिर यह 7 तत्व हैं। पोस्ट कार्व में पी का आशय होता है, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, C for coordinating, CO for coordinating, R for reporting और B for budgeting। तो प्रशासन को इन्होंने कहा कि यही 7 तत्व ही एक प्रशासन के जो भी क्रियाकलाप है इसी से इन्हीं से कराया जाता है, या इन्हीं में हम प्लानिंग करते हैं, और अपने जो हमारा जो उद्देश्य होता है हम उसे प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पोस्ट पी फॉर प्लानिंग, नियोजन। जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे हमें कोई कार्य करवाना है किसी से, तो हम पहले प्लानिंग करते हैं। हम
एक योजना बनाते हैं कि हमें क्या-क्या कार्य कैसे करना है, किस तरह से करना है और किसके द्वारा करवाना है। तो हम एक योजना बनाते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं। तो प्लानिंग हो गया। फिर ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग से उनका असर था कि संगठन निर्माण करना। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम अकेले नहीं कर पाते। अगर हम अ, उसमें कई लोगों का ग्रुप हो और हम संगठन में अगर कोई काम करते हैं तो अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। तो हम एक संगठन बनाते हैं। विभिन्न लोगों से मिल करके एक संगठन का निर्माण करते हैं। फिर यस फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग से आशय है कर्मचारियों के चयन से। कर्मचारी जो भी हम कार्य, जैसे हम अगर कहीं कंपनी में या कहीं इस विद्यालय में, तो हम अगर अकेले ही पूरे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, अगर पढ़ाना है तो और भी काम है, जैसे ऑफ़िशियल काम होता है, पढ़ाने का काम होता है और भी जो मेंटेनेंस के कार्य होते हैं, उसे देखना होता है। तो अलग-अलग हमें स्टाफ की नियुक्ति करनी होती है। तो इन्होंने कहा कि जो कर्मचारियों का चयन भी होता है। और डायरेक्टिंग, डी से डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का अर्थ होता है निर्देश देना। फिर हम अलग-अलग निर्देश देते हैं कि आपको जो भी स्टाफ या जो भी संगठन बना है, उसमें हमें क्या कार्य करने हैं, किसको कौन-सा कार्य देना है, इसको निर्देशित करते हैं। फिर कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय। कोऑर्डिनेटिंग समन्वय से आशा है कि हम प्रत्येक व्यक्तियों में एक सामंजस्य होना चाहिए। एक दूसरे से लगाव होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति अ, जो भी हमारी कार्य हैं, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही भी होनी चाहिए। तो हमें एक दूसरे से समन्वय बना के रखना चाहिए। तो कोऑर्डिनेटिंग हो गया। रिपोर्टिंग, हम कुछ भी कार्य करते हैं, उसका लेखा-जोखा ज़रूर तैयार करते हैं कि हमें अभी तक कितना काम किया है, आगे क्या-क्या कार्य करना है। तो इसका भी हम एक लेखा-जोखा तैयार करते हैं। फिर अंत में लास्ट में आता है बजटिंग। जो भी हम अगर हम प्रशासन में कार्य कर रहे हैं, अगर हम अ, जो भी ऑर्गनाइज़ेशन या जो भी स्टाफ है, उसकी सैलरी या फिर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ बजट लगेगी। तो उसके लिए हम वित्त की व्यवस्था जो करते हैं, वही हमारा बजटिंग। तो लूथर जो वैज्ञानिक थे लूथर गुलिक, उन्होंने कहा कि जो भी हमारा प्रशासन होता है, इन्हीं से मिलकर कार्य करता है और इस तरह से अगर हम कार्य करेंगे, इनको मिलाकर काम करेंगे, तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी भी इसमें अगर हम किसी को इग्नोर करते हैं, तो हम आसानी से अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएँगे। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 7 तत्व उन्होंने बताया है, तो हम यह किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वह हमारा शैक्षिक प्रशासन हो, चाहे वह हमारा अ, कोई जैसे कर्मचारी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हमें इस सब चीज़ों में चाहे कहीं भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कहीं-कहीं आपको देखने को मिलेगा कि यह अ शैक्षिक प्रशासन में ये 7 तत्व आपको देखने को मिल जाएँगे। लेकिन जो लूथर गुलिक थे उन्होंने प्रशासन में इन 7 तत्वों को दिया था और लोगों ने इसको अलग-अलग जगह पे अलग-अलग जैसे शैक्षिक प्रशासन हो गया तो वहाँ भी हम अ, इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमें शैक्षिक प्रशासन में इसका उपयोग करना हुआ, तो अगर हम जैसे कोई विद्यालय हो गया, अगर हमें किसी विद्यालय या संस्था को खोलना है, तो हम पहले प्लानिंग करेंगे कि हमें कितने रूम बनाने हैं, कितने कर्मचारियों को रखना है,
क्या क्या सैलरी देनी है, ये सब पहले हम नियोजित करेंगे, पहले प्लानिंग बनाएंगे। अगर हम शैक्षिक नियोजन में शैक्षिक प्रशासन में इसका उपयोग कर रहे हैं, तब फिर हम संगठन का निर्माण करेंगे कि कई लोगों से मिल करके काम का बंटवारा करेंगे, और अलग अलग, जैसे किसी को साइंस पढ़ाना है, किसी को हिंदी पढ़ानी है, तो हम अलग अलग ये सबका समूह बनाएंगे। फिर उसके बाद कर्मचारियों का चयन करेंगे, ऑफिशियल लेवल के लिए अलग करेंगे, सॉरी, जो ऑफिस का काम होता है, क्लर्क वगैरह, उसके लिए हम लोगों का चयन करेंगे, टीचर चयन करेंगे। फिर उसके बाद जो वहाँ के नीचे कर्मचारी होते हैं, अ, अ, जैसे वहाँ की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था देखना, और बेंच वगैरह साफ सफाई के लिए कर्मचारी रखेंगे। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्तियों का, कर्मचारियों का चयन करते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग, जब हम किसी विद्यालय में दिशा निर्देश देते हैं, अगर कोई प्रिंसिपल है या कोई टीचर है, तो उसके लिए एक निश्चित दिशा निर्देश होता है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक क्लास लेना है, और आपको क्या क्या कार्य करने हैं। तो सबका दिशा निर्देश दिया जाता है। फिर अगर हम समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग देखें, तो कोऑर्डिनेटिंग में जैसे जो भी हमारे कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, और जो और काम करने वाले कर्मचारी, जैसे कि साफ सफाई, या फिर जो गेटमैन है, या फिर टीचर, ऑफिशियल काम करने वाले हैं, तो उनमें एक सामंजस्य होना चाहिए। नहीं तो जो भी हमारा उद्देश्य है, हम उसे सही तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग में जो भी, जैसे हम शिक्षा में देख रहे हैं, तो हमारा मार्कशीट बनाना है, और फिर जो भी लेखा जोखा तैयार करना है, किसको कितना सैलरी, हर चीज का एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है, तो हमारा रिपोर्टिंग में आ जाएगा। और बजटिंग देखना है, और सबका अलग अलग वेतन होगा, और कहाँ किस पे कितना खर्च करना है, इसके लिए हम अलग अलग देखते हैं कि हमें क्या करना, कहाँ कितना खर्च करना है। तो बजटिंग, ये चाहे शैक्षिक प्रशासन हो जाए, चाहे लोक प्रशासन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन, या कर्मचारी प्रशासन, हर जगह ये 7 तत्व हमारे निहित होते हैं। फिर आगे एक वैज्ञानिक हुए, हेनरी फेयाल। हेनरी फेयाल को आधुनिक प्रबंधन भी, इनको प्रशासन का जनक या प्रशासनिक प्रबंधन का जनक माना जाता है, हेनरी फेयाल को। तो हेनरी फेयाल ने भी जो प्रशासन है, उसको उन्होंने 5 एलिमेंट बताए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रशासन है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, कि जो प्रक्रिया हमारी एक प्रशासन में होती है, उसमें 5 तत्वों से होकर गुजरती है। तो उन्होंने POCCC, ट्रिपल सी के नाम से जाना जाता है। तो पी से उन्होंने बताया प्लानिंग, जो भी हम नियोजन या रूपरेखा तैयार करते हैं, वह हमारा प्लानिंग हो गया। फिर ऑर्गेनाइजिंग से आशय वही है कि संगठन का निर्माण करना, विभिन्न व्यक्तियों को या विभिन्न कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको मिला करके एक संगठन का निर्माण किया जाता है। फिर सी, कमांडिंग, आदेश या निर्देश देना। कहीं कहीं सी को डी से भी दिखाया जाता है, अक्सर सी ही मिलता है। तो सी से कमांडिंग, आदेश देना या निर्देश देना, कि जो भी हम संगठन बनाए हैं, जो भी कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं, सबके लिए दिशा निर्देश तैयार करना। फिर नेक्स्ट सी से आशय है कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय,
कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक कर्मचारी जो हैं उनमें समन्वय होना, जो आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए, हमेशा एक दूसरे से मिलकर या प्रेम व्यवहार से काम करना चाहिए। फिर लास्ट सी से आशा है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रशासन है उसमें नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। अगर हम सब नियंत्रित नहीं रहेंगे, अगर हम नियंत्रित नहीं रहेंगे तो जो भी जो चाहेगा वो कार्य करने लगेगा। अगर हम नियंत्रित हैं, अपने जो हमें काम मिला है हम उसे पूरी तन्मयता के साथ कार्य करें, तो हमारा जो एक संगठन है, जो हमारा उद्देश्य है, जो प्रशासन की प्रक्रिया है वो अच्छे तरह से पूरी हो पाएगी। फिर शैक्षिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब हम देखते हैं शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन से आशा है कि जो भी हम कार्य करते हैं वह अगर शिक्षा से जुड़ा है, उसमें जो भी विद्यालय हैं, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, शिक्षक, कर्मचारी या फिर जो जिला विद्यालय निरीक्षक हो गए, निर्देशक, उपनिदेशक, तो ये सब से मिलकर जो हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करते हैं, वही हमारा क्या है, शैक्षिक प्रशासन होता है। कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो शिक्षा से रिलेटेड हो। जो हम संगठन बना रहे हैं वह शैक्षिक हो, और जो भी स्टाफ है, जो भी बजट हम तैयार कर रहे हैं, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं अगर वह शिक्षा से रिलेटेड है तो हमारा क्या होगा, शैक्षिक प्रशासन। तो इसके अंदर ब्रूक एडम्स ने कहा है कि शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन प्रायः परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को एक ही संगठन में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि वह सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। इसे आशा है कि जो भी हमारा शैक्षिक प्रशासन है उसमें विभिन्न स्तर के विद्यार्थी भी होते हैं। कोई उच्च मानसिक स्तर का है तो कोई निम्न मानसिक स्तर का है, कोई फिर शिक्षक है तो कोई शिक्षक हो गए, विद्यार्थी हो गए, तो कहीं कोई सब अलग अलग जगह से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग संप्रदाय से लोग आते हैं। तो सबको जो शैक्षिक प्रशासन होता है वह सबको एक दूसरे में जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे से जोड़कर, और जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य है उसे पूरा करने का काम करता है। तो इसमें कहा गया है कि शैक्षिक प्रशासन प्रायः विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को एक ही संगठन में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। तो जो भी विरोधी, या जो कह सकते हैं कि जिसका जो वैचारिक रूप से सहमत नहीं होते हैं व्यक्ति, उनको भी जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है सबको एक साथ ले करके चलता है, और जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य है उसे पूरा करता है। और शैक्षिक प्रशासन में एस.एन. मुखर्जी के अनुसार उन्होंने कहा है कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संसाधनों, मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों से मिलजुल कर और अच्छा कार्य करने से संबंधित। वास्तव में इसका संबंध मानवीय जीवों से अपेक्षाकृत अधिक और अमानवीय वस्तुओं से कम। इनका कहने का तात्पर्य है कि जो भी हमारे, चाहे मानवीय संसाधन है, चाहे भौतिक संसाधन है, सबको अच्छे से
अच्छी तरह व्यवस्थित करना और सबका उच्चतम उपयोग करना, उसको इस तरह से बांधना कि जो भी हमारा उद्देश्य है उसे हम पूरी तरह अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें। और शैक्षिक प्रशासन में हम कह सकते हैं कि जो भी शिक्षा, जो भी हमारा जैसे भवन निर्माण हो गया, पुस्तकालय हो गया और प्रयोगशाला हो गई, जो भी हमारी पाठ्यसागामी क्रियाएं हो गई, इस सब को एक एकजुट करना या फिर सबको एक जितने भी विद्यार्थी हैं या जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था करना। तो ये सब जितने भी शिक्षा से रिलेटेड हैं सबको मिला करके अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही शैक्षिक प्रशासन कहलाती है। इसमें शैक्षिक प्रशासन के कार्य देखते हैं। तो इसमें शैक्षिक प्रशासन का सबसे पहला कार्य है संप्रेषण। कहा जाता है कि बिना कम्युनिकेशन के शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता। जब तक कम्युनिकेशन सही नहीं होगा या अच्छा नहीं होगा तो जो हमारी शैक्षिक प्रक्रिया है वह प्रभावी नहीं होगी। तो जो भी हमारा शैक्षिक प्रशासन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन, कि हम जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो भी शिक्षार्थी हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट, एक दूसरे की भाषा या फिर जो भी उनको कमी महसूस हो रही वह शिक्षक से कहें, या जहाँ कठिनाई हो रही है शिक्षक से कहें, या फिर शिक्षक भी जो भी कार्य है करने के लिए वह शिक्षार्थी से कहे। इसके लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन होना या अच्छा संप्रेषण ही शैक्षिक प्रशासन के लिए अनिवार्य होता है। फिर नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। हम देखते हैं कि जो भी हमारा शैक्षिक प्रशासन है, जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें, जो भी शिक्षा से रिलेटेड कार्य हो रहे हैं तो उसमें हम एक दूसरे को अभिप्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जैसे कोई कार्य नहीं कर पा रहा है कोई, तो हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। टीचर अगर छात्र नहीं कार्य कर पा रहा है तो शिक्षक को बार बार उसे मोटिवेट करना चाहिए। और अगर छात्रों में है तो एक दूसरे छात्र को भी मोटिवेट करना चाहिए कि आप ये कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहयोग। एक दूसरे के जो भी शैक्षिक प्रशासन में जितने भी लोग हैं उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए कि हम अगर नहीं कोई कार्य हो पा रहा है तो एक दूसरे की हेल्प करें, उससे कार्य आसानी से हो जाता है। निरीक्षण। शैक्षिक प्रशासन में निरीक्षण भी एक प्रमुख तत्व है कि कौन सा कार्य कितना हुआ है और आगे कितना करना है, इसका भी निरीक्षण करते रहना चाहिए। इससे हमारा जो शैक्षिक उद्देश्य है वह प्राप्त हो सकेगा। फिर नेक्स्ट है नवाचार। नए नए जो विधि प्रविधि हैं वह उपयोग में लानी चाहिए, जिससे हमारा जो अ, हम जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके या नई विधियों प्रविधियों या फिर जो अ, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका उपयोग करके, तो हमें अपने शिक्षक जो शिक्षण है उसको प्रभावी बनाना चाहिए। यह भी शैक्षिक प्रशासन के कार्य में आता है कि हमें जो भी प्रशासन का जो उच्च लेवल पे हैं या फिर उनको जो नए नए जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हमें अपने शिक्षा में लानी चाहिए।
फिर नियंत्रण। फिर हमें जितने भी जो भी लोग हैं एक नियंत्रण में रहें, अपने अपने जो कार्य हैं उसको सही से करें। फिर सहायक सेवाएं, फिर जो भी उनको सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे शिक्षक के लिए आवास की अगर व्यवस्था हो रही तो उसको देना, छात्रों के लिए अगर आवास की व्यवस्था है उसको देना, और फिर स्कॉलरशिप हो गई उसको देना। तो इन सब को जो भी सहायक सेवाएं हैं, शिक्षक से संबंधित, छात्र से संबंधित, कर्मचारी से संबंधित, तो उसे देना चाहिए। फिर परीक्षा, एग्जामिनेशन, शैक्षिक जो हमारा अगर हम कहीं विद्यालय में या विश्वविद्यालय में कहीं भी पढ़ रहे हैं तो हमें परीक्षा देना अनिवार्य होना चाहिए कि हम अपना जो हमने जो पढ़ा है उसको हम देख सकें कि हमने कितना अचीव किया है। फिर उसके बाद मूल्यांकन, जो शैक्षिक प्रशासन का कार्य है कि मूल्यांकन भी करना, और फिर मूल्यांकन के बाद जो इसमें मूल्यांकन में शैक्षिक प्रशासन के जो कार्य के मूल्यांकन में इसमें शिक्षक का भी मूल्यांकन आता है, छात्र का भी मूल्यांकन आता है, और कर्मचारियों के कार्यों का भी मूल्यांकन आता है। तो जो भी है उसका समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए, और जो भी सुधार हो सके उसे बताना चाहिए। फिर नेक्स्ट कार्मिक शैक्षिक प्रशासन के कार्य के बाद कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। हमने प्रशासन देखा कि जो भी हम कार्य करवाते हैं, करवाने की कला है, उसे प्रशासन कहते हैं। अगर वही प्रशासन अगर कर्मचारियों से रिलेटेड, कार्मिक का अर्थ होता है कर्मचारी, अगर कर्मचारियों से संबंधित है तो वह क्या होगा? कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब संगठन कर्मचारियों को सेवा देता है तो उसे कार्मिक प्रशासन कहते हैं। संगठन कर्मचारियों को सेवा देता है, अर्थात जो भी कर्मचारी किसी संगठन में कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए वेतन की व्यवस्था, उनके लिए कार्य करने की व्यवस्था, और उनके लिए रहने की व्यवस्था, जो भी एक संगठन जित कर्मचारियों के लिए जो उसके अंदर कार्य कर रहे हैं उनके लिए अगर कोई जो भी प्रशासन कार्य करता है उसे कार्मिक प्रशासन कहते हैं। कार्मिक प्रशासन प्रशासन का वह हिस्सा होता है जो कर्मचारियों के मुद्दों से जुड़ा होता है। तो जो कार्मिक प्रशासन होता है वह जो भी कर्मचारी होते हैं उनके जो मुद्दे होते हैं, जैसे उनकी क्या-क्या मांगे हैं, उनको उनकी वेतन वृद्धि कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, उनको रहने का जो एचआरए है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये सब जो भी बेनिफिट्स हैं कर्मचारियों के लिए उनसे जुड़ा होता है। तो वही क्या है? कार्मिक प्रशासन या कर्मचारी प्रशासन। कर्मचारी प्रशासन के कार्यों में एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक संस्था है, उसने जो कार्मिक प्रशासन में जो कार्मिक प्रशासन के कार्य होते हैं उनमें क्या-क्या प्रक्रिया होती है उसको उन्होंने बताया है कि एक कार्मिक प्रशासन के लिए क्या-क्या कार्य होने चाहिए। तो जो मानव संसाधन प्रबंधन संस्थान है उसने कहा है कि जो पहला होता है प्लानिंग। पीछे हम लोगों ने देखा भी है कि जो भी हमारा प्रशासन था, लूथर गुलिक ने बताया था कि 7 तत्वों से मिला है। तो इन्होंने कुछ तत्व वो भी हैं और कुछ अलग से जो मानव संसाधन प्रबंधन संस्थान है उसने बताया है कि पहला इन्होंने बताया है कि प्लानिंग, कि हम किसी भी कर्मचारी की भर्ती कर रहे हैं किसी भी कर्मचारी की भर्ती कर रहे हैं, उसे
या फिर जो भी हमारा कार्य है, किस कर्मचारी से कौन सा कार्य करवाना है। तो इन सब के लिए हमें पूरा पहले एक रूपरेखा तैयार करना है, नियोजन करना या रूपरेखा तैयार करना है कि हमें अपने जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए सैलरी क्या रखनी है, कैसे उनसे कार्य करवाने हैं, कौन-कौन से किससे कार्य करवाने हैं, तो ये सब हमें देखना है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। फिर हमें कर्मचारियों की भर्ती करनी है कि अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग कर्मचारी रखना है। डेवलपिंग कि हमें क्या-क्या कितना विकास हो रहा है, कितना हमने कार्य किया है, उसे हमेशा निरीक्षण करते रहना है, ये भी कार्य है। फिर नेक्स्ट है मोटिवेटिंग कि जो भी कर्मचारी हैं, उन्हें समय-समय पर मोटिवेट करना, या तो मोटिवेट हम किसी जैसे पुरस्कार से भी कर सकते हैं, या फिर उन्हें वैसे ही प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप अच्छा कर सकते हैं, इसे भी अच्छा कर सकते हैं, कह कर भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो हम जो भी कर्मचारी हैं, उनको समय-समय पर मोटिवेट करते रहना चाहिए। फिर मैनेजिंग चेंजेस जो बदलाव होते हैं, उन्हें देखते रहना चाहिए। उनको उनका जो भी जैसे कर्मचारी अगर कार्य कर रहा है तो कुछ समय में जैसे कोई बीमार पड़ गया, तो हमें वहाँ किस कर्मचारी को रखना है, इसका भी एक प्रबंध करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन-सा बदलाव करने पर हम और अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो इसको देखते रहना चाहिए। फिर मेंटेनिंग रिलेशनशिप जो भी कर्मचारियों का जो संबंध है, वो हमेशा मधुर होना चाहिए और उसे हमेशा एक मधुर संबंध बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग हमेशा मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि कौन-सा कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहा है, कौन-सा कर्मचारी अच्छा नहीं कर रहा है। जैसे हम किसी विद्यालय में ही देख लें, तो अगर हमें वहाँ इवैल्यूएट करना है तो कौन-सा शिक्षक अच्छा कार्य कर रहा है, कौन समय पे कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, विद्यार्थियों में देखना है। जैसे हमें यहाँ कर्मचारियों को ही देखना है, इन्होंने कर्मचारियों के कार्य ही बताए हैं। तो जो भी कर्मचारी हैं या जो निम्न स्तर के कर्मचारी हों, चाहे उच्च स्तर के हों, उनका हमेशा मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अप्रेज़िंग अप्रेज़िंग से आशय है कि अ, आकलन से या आँकना कि हम जो भी अभी तक मूल्यांकन किए हैं या जो भी कार्य हुआ है, वह हमें कहाँ तक ले जाएगा या कि हम अपने उद्देश्य को कहाँ तक प्राप्त कर पाए हैं। तो इन्होंने जो मानव संसाधन प्रबंधन संस्थान है, उन्होंने इतने 8 कार्यों को बताया है। फिर हाँ नेक्स्ट है कार्य वीरेंद्र। प्रशासन। हाँ वीरेंद्र, बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे अगली ठीक क्लास में, है ना। ठीक और ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो बेसिक थी, यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, जितना अभी स्लाइड चली हैं, तो आप लोग कल जी पूछ सकते हैं, ठीक है। जी और जी। हाँ हाँ, और वीरेंद्र आपने मुझे मेल की। यस सर, हमने कर दी थी सर, आज 10 बजे किए सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। दोनों चीज़ें कर दी, पीपीटी और असाइनमेंट। यस सर, दोनों कर दी। ठीक ठीक। चलिए फिर मैं उसको देख लूँगा और कल हम लोग मिलेंगे और इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कल ठीक का सर। हम लोगों का जो टाइम है वो एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, ठीक है। तो कल हम लोगों की जो क्लास होगी वो मेजरमेंट की होगी। और हम ठीक लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 दिन चला करेगा, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। कल रहेगा हम लोगों का मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में नेहा की प्रेजेंटेशन चल रही है, तो नेहा की कंप्लीट होकर फिर लक्ष्मी की है। और ठीक है, तो हम लोग वीरेंद्र की प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे मंडे से। ओके।
ठीक ठीक, चलिए फिर मैं आप थैंक यू